हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है अलग अलग एसेट क्लास में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उससे वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिविजुअल के रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। रिस्क एवर्स पर्सन ज़्यादा रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, या तो जो जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए रिस्की एसेट्स है। जो बोलते हैं कि भाई मेरे पैसे का भले ही ग्रोथ कम हो बट दे आर सपोज टू बी सेव्ड, तो वैसी एसेट्स में वो इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे रिस्क कम होता है। तो देयर इज ऑलवेज स्ट्रगल बिटवीन रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड्स। और आज के टॉपिक के ऊपर हम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से असेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वन कैन इन्वेस्ट इन, तो is very general topic, but it is very much interesting to understand why and how part of it and how will हम कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है what which assets we can invest in? Bank FDs. Second one would be mutual funds. Third one would be ULIPs, unit linked policies, that is market touch. चौथा है एसेट टाइप गोल्ड। पांचवा है रियल एस्टेट। सिक्स्थ वन वुड बी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। बेसिकली आरडीज, रिकरिंग डिपॉजिट्स। सेवंथ है आपका किसान विकास पत्र या इक्विवेलेंट गवर्नमेंट बॉन्ड। आठवा है कंपनी बॉन्ड्स। देन नाइन्थ है, और इसको डिबेंचर्स भी बोल सकते हैं। नाइन्थ है कैश इन हैंड और इन बैंक अकाउंट, एनीवेयर यू हैव कैश इन। और दूसरा हो सकता है इक्विटी मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर मार्केट। एक बीच में रह गया, वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ग्रेजुइटी दैट ऑन सभी कोई जो सैलराइज पर्सन है उसके पास पीएफ होता है और ग्रेजुइटी भी होता है, जो कि एज पर कंपनी लॉज वो कंपनी को काटना पड़ता है कंपलसरी। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। या तो सुकन्या समृद्धि,
योजना, ये सब सिमिलर नाम है जो कि इक्वलेंट टू पीपीएफ रिटर्न्स देते हैं। फायदा ये है कि द रिटर्न्स आर इन हैंड ऑफ सब्सक्राइबर इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। अब एक बात बताएं कि बैंक एफडी का रेट ऑफ रिटर्न क्या रहता है? अराउंड 5 to 6%। म्यूचुअल फंड्स का क्या रहता है? 10 to 12%। यूलिप्स का भी अप्रॉक्सीमेटली 9-10% होता है। गोल्ड का डिपेंड्स, वेरिएबल है, एवरेज 13% मान लेते हैं। रियल एस्टेट का सच में वेरिएबल है, डिपेंड्स अपॉन कहाँ, कैसे, कब और क्या पर्पज से इन्वेस्ट किया है। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का भी 5 to 6% वेरिएबल, पुराने स्कीम होंगे तो मैक्स 7% होता है। किसान विकास पत्र का 6 to 7% मान लीजिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, कंपनी बॉन्ड्स कैन गिव यू अराउंड 10 to 12% returns annually. Cash in hand earns you almost zero, but in bank it earns 4% का रिटर्न देता है अगर बैंक में पैसा पड़ा है तो। पीपीएफ अराउंड 7.8% से ग्रो होता है, या अप्रोक्सीमेटली 8% से। एंड इक्विटी मार्केट कैन गिव यू अप टू से 12 to 20% लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात हो रही है। okay. अभी ये समझ सकते हैं कि इनमें से रिस्की असेट्स कौन से हैं। जो कलर मार्क्ड असेट्स हैं वो रिस्की नहीं है, दे आर स्टेबल इन सेंस ऑफ रिस्क, क्योंकि बैंक एफडीज हो सकता है नेशनलाइज बैंक में है, प्राइवेट बैंक में तो थोड़ा रिस्की है, नेशनलाइज बैंक में रिस्की नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर अगेन मार्केट इन्वेस्टमेंट, वो रिस्की है। यूलिप्स आर ऑल्सो अगेन मार्केट इन्वेस्टमेंट, तो ये रिस्की है। गोल्ड इज डिफरेंट क्लास असेट जो कि अदर देन इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स ये अलग सा असेट माना जाता है, तो ये भी रिस्की अफेयर है उसका। अगर फिजिकल गोल्ड की बात करें तो वो एज ए असेट रिस्की है, क्योंकि घर में रखोगे कोई चोरी कर गया तो गोल्ड में भी रिस्की असेट, बट देन somehow for long term investment purpose it is stable in terms of returns, it is a precious metal. Again real estate is a risky affair। कहीं घर लिया, दुकान ली, चली नहीं, और बरसों के बाद किसी ने कब्जा कर लिया, या आप एक साथ लमसम अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हो, एंड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 5-6 साल बाद, 10 साल बाद हमको दिखता है। ज़मीन ले ली, ज़मीन में आपको उसको मेंटेन करना है, उसको कॉर्डन करना है, उसको गूंज से बचाना है, मतलब गुंडों से बचाना है, वो सब चीज़ें होती है। तो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आर अगेन लेस रिस्की, क्योंकि वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की के का के साथ कार्यवाही है। अगेन किसान विकास पत्र या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर लेस रिस्की, नॉट रिस्की। ये काइंड ऑफ फिक्स एफडी, ये भी लॉन्ग टर्म रिस्की है। कोई कंपनी आपको 10% दे रहा है, उधार ही ले रहा है फ्यूचर्स के तौर पे, तो आपसे वो पैसे लेके अपना बिजनेस बढ़ाता है, हो सकता है 30% से ग्रो कर रही है, इसलिए इसकी वजह से आपको 10 से 12% रिटर्न देती है। बट इन केस अगर कंपनी उड़ गई, किसी कारण से बंद हो गई, तो लॉन्ग टर्म अफेयर के लिए ये असेट भी रिस्की माना जा सकता है। कैश इन हैंड नॉट एट ऑल रिस्की, or maybe in bank account, not risky. And public provident fund is a safe investment. Equity market again is a risky asset. तो risky assets क्या क्या है? What I mean by risk is कि भाई जिसमें possibilities of losing money ज़्यादा है compared to having overall gain for a longer period. That's a risky asset. Obviously जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ की डीलिंग होगी वो लेस रिस्कियर होगी, तो उनको बोलेंगे सेफ असेट्स इन्वेस्टमेंट।
तो अब एक और फैक्टर है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में हर कोई क्यों सेफ जाना चाहिए या तो जा सकता है, फिर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है? अगर सेफ इन्वेस्टमेंट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, योर मनी इज ग्रोइंग एट 5 to 6% एज एन एनुअल रेट, तो फिर हमें बाकी के असेट्स में क्यों इन्वेस्ट करना है? तो उसका एक कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का दर, फुगावानो दर, या तो इन्फ्लेशन इन नॉर्मल टर्म्स। ये कितने परसेंट से बढ़ रहा है पिछले 5-6 सालों में? अगर हम नेशनलाइज डेटा की बात करें तो जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, वो अराउंड 6% से ग्रो कर रहा है। देखो ये 6% है, 2023 का जनवरी का फिगर है। 22 का 6% है, 21 का 4% है, 20 का 7% है, और नीचे और जाएंगे तो 19 में 7-8%, 7.5%, 7.65। डब्ल्यू मतलब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है होलसेलर्स के लिए, सो इट इज़ नॉट ऑफ आवर इंटरेस्ट। जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। अभी इसको बोलते हैं महंगाई का दर। इसका अर्थ क्या है वो भी समझ लेते हैं। जैसे इन्फ्लेशन अगर एवरेज 6%, 5 to 6% समझ ले, हायर साइड पे 6% समझ लेते हैं। इसको 6% मानना अर्थ क्या है कि भाई अगर आज आप सालाना, आप मान लो बैंक अकाउंट में आपके 100 रुपए है, तो और उसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है उस अमाउंट को, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू कम होके 94 रुपीज़ हो जाएगी, या तो 6 रुपये से उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज जो चीज़ मान लो 100 रुपये में मिलती थी, वो कल उठ के 6% ज़्यादा महंगी होगी। मतलब 100 रुपये की अगर मान लेते हैं एवरेज 2 लीटर दूध मिलता है, मिल्क, तो उसका भाव बढ़ के 106 रुपया हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये महंगाई का दर है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये जस्ट दूध का एग्जांपल लिया, वैसे कोई भी कमोडिटी जिसका मतलब ओवर अ पीरियड इन्फ्लेशन बढ़ता ही बढ़ता है, तो किसी भी कंट्री के लिए ये सबसे बड़ी रुकावट है उसके ग्रोथ के लिए। अब आप समझो कि ये तो एब्सोल्यूट रेट ऑफ क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का नॉर्मल इंक्रीमेंट वैल्यू है। इसके ऊपर आप टैक्सेशन गिन लो। अगर कोई 30% स्लैब में बढ़ा है तो उसको एक्चुअली 9% इन्फ्लेशन के साथ अमाउंट पे करनी होगी। अगर 30% स्लैब में आता है बंदा, तो कोई तो 40% भरता है तो उसको 10% अमाउंट ऑफ अर्निंग जो है, या तो अमाउंट है, वो पे करनी होती है। तो रियलाइज्ड इन्फ्लेशन रेट खाली 6% नहीं है, उसके ऊपर आप जो जिस स्लैब में टैक्सेशन में बैठे हो वो भी उसमें ऐड ऑन हो जाता है। तो इफेक्टिव इन्फ्लेशन रेट जो है 6% ना होते हुए ऑलमोस्ट 9 to 10% पे, ऑन द हायर साइड। अगर मिनिमम साइड पे देखें तो 7% और मैक्सिमम साइड पे 10% पे चला जाता है। उसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जिनका रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है, तो वो डिप्रिशिएटिंग असेट है। मतलब वो असेट्स आपके लिए, आपके पैसे को या तो आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो नहीं कर रही। ये बड़ा ही पेचीदा या तो आई ओपनिंग टॉपिक कहला सकता है। तो हम जो बोलते हैं कि भाई बैंक में पड़ा रहेगा पैसा, तो आज के डेट में, आज के दौर में लोग ये बोलते हैं कि जो भी कैश बैंक में पड़ी है, अदर देन कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड समझते हैं? किसी भी इंसान को जीने की ज़रूरत के लिए जो फंड चाहिए, उसमें सडन खर्चा, मान लिया कि भाई चलो, 1 लाख रुपया सैलरी वाला इंसान के खर्चे मान लो 50,000 है महीने के, तो उसके पास कंटीजेंसी फंड के तौर पे
ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपया होना चाहिए, मतलब इन कैश, पेटी कैश बोलते हैं जिसको, जो घर खर्च के लिए या किसी भी इमरजेंसी के लिए वो फंड काम में आता है, तो उस फंड को कभी हाथ नहीं लगाना होता है। तो एक क्लास ये हो गया कि जिसमें कैश आपको कुछ अमाउंट बैंक में होनी चाहिए, और नॉट मोर देन दैट। उसका बाद क्या ये हुआ कि हम सब कुछ कैश में ही डाल के छोड़ दें, या तो उन 3 लाख रुपया 2-2.5 लाख रुपए को ऐसे ही बैंक अकाउंट में सड़ने दें। मेरा कहने का अर्थ है सड़ने से मतलब है वो 4% से ग्रो कर रहा है, जबकि इन्फ्लेशन तो ऑलमोस्ट 6% है, तो -2% रिटर्न छोड़ रहा है ईयरली। तो उसके भी तरीके हैं, हाउ विल यू, हम कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टू बीट द इन्फ्लेशन रेट ओवर अ ईयर। दूसरा क्लास आता है, अब जैसे किसी का लाख रुपया सैलरी है, जैसे मैंने बताया 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया उसके पास बैंक अकाउंट में होना चाहिए। उसके इंश्योरेंस के तौर पे उसने ना एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए उस व्यक्ति के पास। टर्म इंश्योरेंस कवर्स उसका डेथ बेनिफिट को लेकर। बाकी के इंश्योरेंसेस आज की डेट में जो यूनिट लिंक रहते हैं या तो मार्केट ड्रिवन है, वो सब बेकार है। एंडाउमेंट प्लान, यूनिट लिंक प्लान, कोई भी प्लान जो है वो एकदम बेकार प्लान है। वो कभी भी आपके एसेट्स को ग्रो नहीं करते। या 9% रेट ऑफ रिटर्न दिख रहा है, बट ये कौन से सालों के साथ कमिटमेंट में है, विल सी फर्दर, आगे हम देखेंगे कि 9% तो पीक पे जब मार्केट होता है तब छूटता है, पर जब अगर मार्केट डाउन रहता है तो ये नेगेटिव रिटर्न्स छोड़ते हैं। सेम वे में आपके पास अगर आपका इंश्योरेंस कवर है, मतलब आपकी डेथ बेनिफिट के कवर अगर टर्म्स इंश्योरेंस के तौर पे है, जैसे आपका सैलरी लाख रुपया है, अगर आपने घर ले रखा है 50 लाख का, तो आपके पास मिनिमम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। उससे क्या होगा, इन योर एब्सेंस या जो अर्निंग पर्सन है घर का, अगर किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी लाइबिलिटीज जो है वो फैमिली को बर्डन नहीं लगता है। और जो टर्म इंश्योरेंस है जितनी छोटी उम्र में लिया जाता है, उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम आता है। एंड थ्रू आउट द ईयर्स अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं तो वो परपेचुअली आपको बेनिफिशियल है कंपेयर टू बाकी के इंश्योरेंस, LIC और बाकी के जो प्लान्स है वो कुछ काम के नहीं है इन इन फ्रंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपका ऑल काइंड ऑफ रिस्क कवर कर लेता है। तीसरा, आपके पास एक मेडिकल पॉलिसी होनी चाहिए अदर देन योर कंपनी पॉलिसी। अब मेडिकल पॉलिसी किसके लिए, आपको एक्सीडेंट हो गया, कोई घर में बीमारी आन पड़ी, ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आगे अ, उसको ड्राइव करना है, तो किसी भी कंटीजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास क्लेम मेडिकल पॉलिसी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में एक नॉर्मली मेडिकल पॉलिसी रहती है, उसके अलावा की एक होनी चाहिए दैट कवर्स ईच एंड एवरी रिस्क फैक्टर। उसके बाद रिस्क कवर करने के लिए ज़िंदगी में आपके पास कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी यूलिप ना कोई भी दूसरे असेट में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर जो बचा पैसा है उस पैसे को आप चाहे एंजॉय कर सकते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा इन एसेट्स में इन्वेस्ट करता है तो मेरे हिसाब से वो क्राइम है। अगर उसको नहीं पता ये यूलिप है या तो फिर पेटी कैश है, पेटी कैश को भी आप यूज़ कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। सॉरी, PPF हो गया ये, पेटी कैश, कैश इन हैंड। ये असेट्स ऐसे हैं जिसको आप अगर इफेक्टिवली यूज़ करोगे तो आप नॉट ओनली आपके मनी को ग्रो करते हो फॉर बीटिंग इन्फ्लेशन, बट ऑल्सो आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टोरी। और एक मुद्दे की बात है भाई, क्या इसका अर्थ ये है कि हमको कैश नहीं रखनी, मैंने पहले भी बताया कैश नहीं रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है, कैश की ज़रूरत होती है। तो एक और फंडामेंटल चीज़ है, नेवर पुट योर एग्स इन सिंगल बकेट। इसका अर्थ ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग एसेट क्लास में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपको आज मार्केट में पैसा दिख रहा है, अगर आप
इक्विटी मार्केट की बात करें तो आज बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स दिखते हैं। तो क्या सभी पैसा इक्विटी मार्केट में डाल दें? नहीं, आपको कुछ पैसा इक्विटी में डालना है, कुछ कैश के तौर पे रखना है, कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम में भी रखना है। मतलब ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे स्मॉल पैसों से एफडी, रिकरिंग एफडी कर सकते हैं। कुछ गोल्ड में डाल सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। बैंक एफडी एंड ये जो कैश इन हैंड, दे आर वन ऑफ द सिमिलर थिंग। आई मीन इट इज कैश इन हैंड ही बोल सकते हैं बैंक एफडीज को। तो बैंक एफडीज नॉर्मली लोग बड़े अमाउंट की, या तो पुराने लोग बड़े अमाउंट की इसलिए करते हैं कि उनका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। वो कहीं नहीं जा रहा है, नहीं, वो उसको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन उसको खा रहा है मेरे हिसाब से। तो ये एसेट क्लास की जगह पे आप लिक्विड फंड्स में पैसे डाल सकते हो। वो लिक्विड फंड्स क्या है? इट इज़ लाइक म्यूचुअल फंड ओनली, जहाँ पे वो मंथली और सॉरी ईयरली 8 to 9% या रेट ऑफ रिटर्न छोड़ता है, बट वो टैक्स एवर्स है, टैक्स के साथ देता है। इवन बैंक एफडी भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, यूलिप में भी टैक्स पे करना पड़ता है, एंड कैश इन हैंड में भी जो कुछ अर्निंग आते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो लिक्विड फंड है, लिक्विड फंड कंपेरेटिवली ज़्यादा रिटर्न्स छोड़ते हैं। और वो लिक्विड फंड इसलिए बोले जाते हैं कि जब कभी आपको पैसे की ज़रूरत है, आज पैसा निकाले लिक्विड फंड में से, मतलब लिक्विड फंड्स बेचे, और कल आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो इट इज़ एज गुड एज बैंक एफडीज। तो आप बैंक एफडीज की जगह पे लिक्विड फंड का यूज़ कर सकते हो, या कैश इन हैंड की जगह पे भी लिक्विड फंड का यूज़ कर सकते हैं। आपको आपके अकाउंट में मान लो 2.5 लाख रुपया है, तो आप उसमें से 2 लाख रुपए का लिक्विड फंड ले लो, या बैंक एफडीज की जगह पे लिक्विड फंड यूज़ करो। दैट कैन हेल्प यू टू ग्रो योर मनी again in a beating the inflation rate, not it is growing at the rate of return that we are talking right now. अभी और एक टॉपिक है भाई, कितना रेट ऑफ रिटर्न रहेगा तो मेरी एसेट एसेट क्लास ग्रो करेगी। सो देयर इज अगेन अ रूल ऑफ 72। देयर इज रूल कॉल्ड एज रूल ऑफ 72। ये रूल ये बोलता है कि कोई भी इंसान को उसकी एसेट डबल करनी है, पैसा डबल करना है, एसेट डबल करनी है, तो उसको नंबर ऑफ ईयर्स के रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए उसके लिए? तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 72 बाय नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसका एक उदाहरण देखते हैं। अगर आपको 4 साल में एसेट डबल करनी है, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न होगा 72 डिवाइड बाई 4, मतलब 80% रेट ऑफ रिटर्न टू बी अर्न नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। ये अगर ऐसा है तो अगर आपको, इट इज एज सिंपल एज दैट। इसका अर्थ ये हुआ कि नंबर ऑफ ईयर्स हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न्स टू डबल द एसेट वुड बी लेस। फिर से पढ़ते हैं। अगर किसी को 10 साल में एसेट डबल करनी है, पैसा डबल करना है, तो उसको मिनिमम 7.2% रेट ऑफ रिटर्न से मनी ग्रो करना पड़ेगा, above over and above the inflation rate. Okay, this is a thumb rule of any market. Rule of 72 ये हुआ कि आप कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सके। हम जो रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा जो बात करता है, वो
यही बात करता है कि भाई उसको परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न कौन सी ड्यूरेशन के लिए होता है। अगर कोई असेट आपको ईयरली 18% से बढ़ रही है ना, तो वो 4 साल में डबल हो जाएगा। अगर 14% से बढ़ रही है तो 5 साल में, 12% से बढ़ रही है तो 6 साल में, सेम 10% से बढ़ रही है तो 7 साल में डबल होगी, 9% से बढ़ रही है तो 8 साल में, सेम वे 8 एंड 9 एंड 10 एंड 7.2। एंड आप अगर सोचो कि कोई एसेट को 20 साल में बढ़ाना है तो कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। इतना वही है, रिकरिंग एफडीज ये तो नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न छोड़ रहे हैं, तो जो असेट्स पॉजिटिव रिटर्न्स भी छोड़ रहे हैं उनको भी ग्रो करने के लिए समय लगता है। ये बोल रहे हैं कि हम डबल करने की बात कर रहे हैं, तो कोई भी एसेट जो हायर रेट ऑफ रिटर्न छोड़ेगा विद रेफरेंस टू द परसेंटेज अर्निंग वो जल्दी डबल होगा, और ये नंबर ऑफ ईयर्स का है। ओके, सो द इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स के ऊपर ये सब टॉपिक्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब एक और पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अब ये सब तो समझ में आ गया भाई, तो आपको मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। कैसे इन्वेस्ट करना है वो बाद में देखेंगे, पर क्यों इन्वेस्ट करना है इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि मार्केट इन्वेस्टमेंट्स अगेन इज़ अ रिस्कियर अफेयर। ये रिस्की अफेयर है, इसीलिए तो उसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, और रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगता है लोगों को। ये एक पॉजिटिव साइड दिखता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से पैसा बढ़ता है, पर ये नेगेटिव साइड नहीं दिखता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा जाता भी है। पर जाता किसका पैसा है, जो लोअर टर्म्स में या तो लोअर टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं। सो हम बात कर रहे थे द असेट्स के ग्रोथ के बारे में। दैट इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल वर्सेस लीनियर ग्रोथ। एक कहानी के तौर पे बताते हैं भाई, एक रिस्क एवर्स बंदा है जो मतलब रिस्क ज़्यादा ज़िंदगी में नहीं लेता है, और सामने वो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है जो कि साल दर साल ग्रो तो करता है पर उसका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से मतलब है कि भाई वो स्टेडी रेट ऑफ रिटर्न से काम करता है, 5% 6% जो भी रेट ऑफ रिटर्न है। और एक ऐसा बंदा है जो अलग अलग एसेट क्लास में अपने हाथ पे आजमाता रहता है और अपने लक के ऊपर भरोसा रख के काम करता है। तो दो फैक्टर्स हैं, लक के ऊपर भरोसा रखने पर कभी कभार तुक्का भी लग जाता है, और जो बंदा अगर सिस्टमेटिक वे में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अंडरस्टैंडिंग को समझ लेगा उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। सो ये ग्राफ उसी को डिपिक्ट करता है। जो मतलब एक ये लाइन ग्रीन कलर की दिख रही है वो हमें देख रही है कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिटर्न्स है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। यहाँ भी वही बढ़ोतरी का रेट ऑफ रिटर्न है, प्रोग्रेसिव स्टेट है कि भाई कितना बढ़ता है। मतलब अगर ये देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा है कि भाई वो कुछ सालों तक पानी में बैठा रहेगा, या तो इतना एक्यूमुलेटेड मोड में ग्रो नहीं करता है। बट बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियल इफेक्ट आफ्टर सर्टेन ईयर्स इट ग्रोज लाइक एनीथिंग। ग्रोज लाइक एनीथिंग मतलब अगर यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट 9 साल की बात करें तो इवन 10वें साल भी अगर डिफरेंस गिनेंगे तो ऑलमोस्ट ये 500 रुपया अगर असेट क्लास ग्रो हो रहा है विथ लीनियर रेट ऑफ रिटर्न, वहीं पे एक्सपोनेंशियल का ग्रोथ फैक्टर 1000 रुपया डबल हो गया। अगर 11वें साल की बात करोगे तो वो सीधा 1550, मतलब मोर देन ट्रिपल हो चुका है। मतलब ये एक्सपोनेंशियल का पावर है। अब कौन से क्लासेस आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए अलाउ करते हैं स्टेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो उसमें ये ग्राफ से दो तीन चीज़ें लर्न करने लायक है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरनाइट ग्रो नहीं करता। इट हैज़ टू, उसको लंबे समय तक बैठा रहना पड़ता है। जैसे आपने ज़मीन ले ली, क्या रातों रात उसके भाव बढ़ जाएंगे? हाँ बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पे कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, कोई मेट्रो आ रही है या रास्ता निकल रहा है या खेत के बीच में से रास्ता हाईवे निकल रहा है, तो उसके रातों रात प्राइस बढ़ सकते हैं।
या फिर जहाँ पे आपने जिस मॉल में आपने दुकान ली है वो ऐसी जगह पर अभी आ गई है जहाँ पे उसकी भाव बढ़ गई, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। बट अगर कोई इंटरनल या तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोलेंगे तो रातों रात नहीं बढ़ता, वो बढ़ता है ओवर पीरियड। 5 से 7 बाद उस एरिया में आपका डेवलपमेंट दिखता है, धीरे धीरे करके कम्युनिटी कमोडिटीज आती है, वैसे करके उसका ग्रोथ होता है। तो ऐसे क्लासेस जिसके ऊपर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वैसे है सभी क्लासेस में ये पॉसिबल है, बशर्ते जो कोई इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए कमिट होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई जिस बकेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको बार बार छेड़ना नहीं है। लोग बार क्या करते हैं कि भाई हाँ मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया, ईयर 1 में तो बोले कुछ नहीं मिल रहा है, ईयर 2 में कुछ नहीं मिल रहा है, थर्ड ईयर के बाद बोले कुछ भी नहीं, 4 ईयर्स 4 साल बाद तो थक जाता है इंसान कि भाई 4 साल से मैं इन्वेस्ट करे ही जा रहा हूँ करे ही जा रहा हूँ, और उसका रेट ऑफ रिटर्न तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली नहीं दिखेगा क्योंकि वो क्लास वैसा है कि यहाँ पे वो बेस हो रहा है, नींव क्रिएट हो रही है। जैसे किसी एक साल को जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में वो चला गया है, उस टाइम के बाद आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस तरह से इस प्रोग्रेसिव स्टेट में बढ़ता है। सेम स्टोरी वॉरेन बफेट के साथ हुई। बोले उसने 60 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया, ही हैजंट लुक बैक टिल द टाइम ऑफ 60, बट और 65th या 70th ईयर में वो वर्ल्ड रिचेस्ट बंदा इंसान बन गया। वॉरेन बफेट वो इंसान है जो उसने इन्वेस्टमेंट चालू किया 13-14 साल की उम्र से, और वो बता रहा है कि मैंने लेट कर दिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एट द एज ऑफ 60 उसने 60 साल तक अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया। उसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी 60 साल में 60 ईयर्स में कुछ नहीं था इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टर्स या तो वेल्थ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें नाम नहीं था। पर अगर 70th ईयर उसका अगर देखें तो वर्ल्ड नंबर 1 बन गया बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियल इफेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो किसी भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके दो रूल थंब रूल समझने जरूरी है कि वो कितने साल में डबल होगा, और डबल होने के लिए उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना अर्न करना पड़ेगा, और उसका एक्सपोनेंशियल ट्रेजेक्टरी क्या है, क्या वो परपेचुअल इनकम दे सकता है। अब अगर बात करें एफडी तो लीनियर रेट ऑफ रिटर्न है, या तो किसान विकास पत्र वो भी लीनियर रेट ऑफ रिटर्न है, ऐसा तो है नहीं कि उसका 6% बढ़ के 7% हो जाएगा। पर पीपीएफ, पीपीएफ में क्या होता है कि उसका जो परसेंटेज अर्निंग है इन टर्म्स ऑफ से 68% अर्निंग जो है 7.8%, वो हर साल दर साल वो मुद्दल के साथ जुड़ जाता है। तो मुद्दल के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल बनता है। तो पीपीएफ इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड असेट्स टू इन्वेस्ट इन, बट इन अ लॉन्गर टर्म। लॉन्गर टर्म से मेरा मतलब है मिनिमम 9 साल 10 साल और उससे ज़्यादा, तभी जाके आपको वो पैसा दिखेगा। तो ऐसा कोई भी एसेट जो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकता है, वो रिकरिंग एफडी भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ रिकरिंग एफडी, दो उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है, रिकरिंग एफडी से मतलब है पोस्ट ऑफिस स्कीम, जो 5 to 6% जो कि इन्फ्लेशन रेट के नीचे है, मैं रिकमेंड नहीं करता। पर फिर भी अगर इसको परपेचुअल वे में देखें तो ये 5.5 साल में आपको अगर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो 75,000 रुपये देता है। अगर वही 75,000 रुपये वापिस 1000 की जगह पे 2000 रुपया करके इन्वेस्ट करते हो तो आपको दूसरे 10 साल में वो 1.5 से 3 लाख रुपया दे, एंड सो फॉर। तो द साइकिल ऑफ डबलिंग द एसेट्स हैज टू हैव, उसके लिए आपके पास एक रास्ता होना चाहिए, पाथ होना चाहिए, पाथ वे होना चाहिए, so that your asset grows in exponential term। वही केस जैसे किसी जमीन का भाव 8 9 साल 10 साल तक पड़ा रहा और वो कभी ऊपर आया ही नहीं बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स की जहाँ पे कोई ग्रोथ पाथ दिखता ही नहीं था, पर अचानक से उसका भाव बढ़ गया। वो भाव इसीलिए बढ़ता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपने रख के छोड़ी और उसको कुछ नहीं किया, उसकी वजह से उसका एक्सपोनेंशियल इफेक्ट आया।
ये परपेचुअली उतना ही सच है जितना किसी और असेट क्लास के लिए। और एक बात, जो इन्वेस्टमेंट आप डेड इन्वेस्टमेंट समझ के छोड़ देते हो, भूल जाते हो, आपके फोर फादर ने किसी ज़माने में कोई फिजिकल शेयर्स लेके रखे हैं, वो भूल गए, वो ही शेयर्स आपको आज की डेट में अर्न करके देंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो परपेचुअली प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आपके अकाउंट में पड़े रहे। यू हैवंट टच्ड इट फॉर अ सिंगल डे और टाइम टू सी वेदर इट इज ग्रोइंग, व्हाट इज हैपनिंग विद इट, और उसके साथ क्या हो रहा है आपने कभी देखा नहीं। अगर वो 6 7 साल 8 साल तक आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे, तभी आपको ये ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। तो एक ये यूनिवर्सल लॉ समझ लो कि एसेट क्लास को ग्रो करने के लिए एक्सपोनेंशियल ट्रेजेक्टरी पकड़ना ज़रूरी है, और उसके लिए टाइम इज़ द प्राइम फैक्टर, वो भी नेसेसिटी है। अदरवाइज आप इन्वेस्ट करो ये लिनियर रेट ऑफ रिटर्न वाले क्लासेस में, and you may be earning above inflation rate 2 to 3%, but at what amount your money will grow then? 20 साल में डबल होगा, 15 साल में डबल होगा विद काइंड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न में। 15 साल यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं डाली, यहाँ पे 10 साल में डबल होगा, 7% तो एवरेज रिटर्न छोड़ते हैं, तो ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन। तो ये सब फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप असेट क्लास कोई भी ले लो चाहे, तो उसमें ग्रोथ नक्की है। तो रिस्क तो थोड़ा बहुत सभी जगह पर है, बट जिन असेट्स क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो, उन असेट्स क्लास के हिसाब से वहाँ पे रिस्क के सामने रिवॉर्ड भी उतना मायने रखता है, अगर आपको असेट क्लास ग्रो करना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्क क्या है और कितना लेना चाहिए, और अगर मैं शेयर मार्केट में निवेश करता हूँ तो मैं कैसे निवेश करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, दिस वन इज द फिफ्थ टॉपिक, इज रिस्क। अरशद मेहता के टाइम में बोलता जाता था रिस्क है तो इश्क है। तो आपको रिस्क के साथ रिस्क लड़ाना है तो ही मार्केट में इन्वेस्ट करो। मार्केट इज रिस्की asset class, invest the amount in it which is liable to be zero। ये दो फैक्ट्स ध्यान में रखो। आपको मार्केट में वो ही पैसा लेके आना है जो आप सिगरेट्स में फूक रहे हो, या होटल में जाके खाना खा के फूक रहे हो, या बाइकिंग करके कार ड्राइव करके इधर उधर जाके, मतलब ऊपर का पैसा है। जो पैसा आप लूज करने का एपिटाइट दर्शा सकते हो, वो पैसा ही आप मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इस तरह मार्केट ये रिस्की अफेयर है। और आप एक भी सोच लो, उसमें लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन भी, कैपिटल गेन लगता है। तो अदर देन क्लासेस ऑफ ऊपर जिसमें देखा, रियल एस्टेट में भी लॉन्ग टर्म गेन लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, टैक्सेस सभी जगह पे लैवी है। तो ऐसा नहीं है कि ये तो इसमें पैसा है, बट कौन से बेसिस पे आप पैसा अर्न करना चाहते हो, दैट यू हैव टू डिसाइड। तो पहले तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके क्या क्या है। देयर आर डिफरेंट वेज एंड मीन्स। सिंपल सा है, वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। इसके लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट है, मतलब वो सेबी रजिस्टर्ड, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो में से एक उसमें आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे शेयर ब्रोकर्स है जो आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने डीमैट अकाउंट खोला, आपने चाहा रिलायंस का शेयर मुझे परचेज करना है, आपने डीमैट में अकाउंट में पैसा डाला, रिलायंस का एक शेयर की खरीद कीमत जो मार्केट की वैल्यूएशन है उसके ऊपर से आपने पैसा लगाया और एक शेयर खरीद लिया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इक्विटी। दूसरा होता है
बकेट इन्वेस्टमेंट, ये भी डायरेक्ट इक्विटी का ही पार्ट है, बट आपको लगता है कि भाई मुझे धीरे धीरे करके ये शेयर्स इकट्ठा करने हैं आज की डेट में, जो कि टॉप 5 शेयर्स ऑफ द निफ्टी है, तो उसको बकेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसमें बोलेंगे कि HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक या फिर बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये 5 शेयर्स जो है मुझे हर महीने उसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। तो उसका एक बकेट बनता है कि भाई मैं कितना अमाउंट लेके आऊँगा, बोले 10,000 रुपया, 15,000 रुपया मार्केट में लेके आता हूँ। तो उसमें आपने 5 शेयर्स हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए डाल दिए। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपका बकेट इन्वेस्टमेंट। तीसरा हो गया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगेन इज अ डायरेक्ट मार्केट इन्वेस्टमेंट, बट इन टर्म्स ऑफ आपने किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस में या तो फंड में पैसा डाला। वो फंड में पैसा डालने का अर्थ क्या है कि भाई जिसको मार्केट की समझ है वो लाइक माइंडेड फंड, लाइक माइंडेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वो बोलता है, कोई भी एक फंड मैनेजर है, एग्जांपल मैं एक फंड मैनेजर हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मैं ब्लू चिप फंड का ग्रोथ वाला एक फंड मार्केट में लेके आ रहा हूँ। दैट मीन्स ब्लू चिप फंड्स मतलब क्या, जिनका मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, ए लिस्टेड कंपनीज है लाइक रिलायंस एंड अदर्स। तो उन कंपनीज में मैं नंबर ऑफ शेयर्स में अलग अलग परसेंटेज में इन्वेस्ट करूँगा, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में डेब्ट फंड होता है, दूसरा होता है इक्विटी फंड, तीसरा आपका जो डिविडेंड फंड होता है, जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट फंड होता है। ऐसे करके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के टाइप होते हैं। तो ये सब मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके। चौथा एक और भी है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो जो शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड से मतलब है जिन्होंने मार्केट में अपना आईपीओ लाया नहीं है या लाने वाले हैं या नहीं लाया है अभी भी, वो अपने पर्सनल फंडिंग से काम कर रहे हैं, तो वो शेयर्स या तो वो कंपनीज में इन्वेस्ट करने को प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बोलते हैं। ये प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर सकता है। वो ये ऐसा है कि भाई मैं कोई एक बिजनेस, मैं चाय की टपरी चालू कर रहा हूँ, तो इनिशियली मैंने अपने खीसे में से, मतलब अपने पॉकेट से 1 लाख रुपया निकाला। फिर मेरा बिजनेस बढ़ गया तो मुझे दूसरी जगह पे टपरी डालने की जरूरत है, मैंने अपने फ्रेंड से कुछ रुपए लिए, तो हम दोनों ने बिजनेस चालू किया मेरे नाम के अंडर में, हितेश चाय की टपरी। तो दूसरी टपरी के ऊपर दूसरे फ्रेंड ने 1 लाख रुपया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 2 लाख रुपया। तो हम पार्टनर कितने बने, 2 बने। सिमिलर फैशन में और बिजनेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर फ्रेंचाइजी मॉडल पे पूरे शहर में मेरे 50 आउटलेट चले गए। अब सभी में हो सकता है कि 2 ही पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट हो या मल्टीपल पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तो अब मल्टीपल पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से हो सकते हैं कि भाई कोई एक्टिव पार्टनर हो सकता है, मतलब उसने पैसा भी लगाया और अपनी मेहनत भी लगा रहा है, जो टपरी खोल के बैठा है उसमें चाय बना रहा है, बेच भी रहा है। दूसरा होगा, चल मैं तेरे बिजनेस में पैसा लगाता हूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ अपना इक्विटी का थोड़ा पार्ट दे दे, मतलब अपनी कंपनी में से थोड़ा सा भाग दे दे। तो वो भाग देने का अर्थ हुआ कि आप उसके बिजनेस में पैसा लगा रहे हो थ्रू प्राइमरी मार्केट। अब वो कंपनी तो कहीं NSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड तो है नहीं, तो उसको बोलेंगे कि उसको प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने पैसे दिए। तो वो जो मार्केट है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। अभी स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे कंपनीज लोगों के पास जाके पैसा मांगती है। क्यों मांगती है? टू मेक आउट अ बिग इन्वेस्टमेंट। उसमें इन्वेस्टमेंट का क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ के लिए लगाया जाता है, कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में लगाया जाता है, या किसी से ऐसे, जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी मार्केट के लिए अलग अलग पार्टनर्स
से पैसे लिए हैं तो पैसों की उधारी अगर है तो उसको कम किया जाए, उधारी को कम करने के लिए सेकेंडरी मार्केट में से पैसा उठा के उधारी देनी होती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि मार्केट में मतलब बड़े फंड हाउसेस से, जैसे LIC एक फंड हाउस हो गया, SBI HDFC सब फंड हाउसेस है। वो पैसा उनके पास है, वो पैसे जो है वो बड़ी कंपनीज को लोन के तौर पे देते हैं। तो लोन के तौर पे पैसे अगर कोई कंपनी उठाती है तो उसके लिए वो फिक्स लोन का अमाउंट हर महीने हर साल उसमें लोन में ब्याज जाता ही जाता है। तो कंपनीज क्या बोलती है, भाई ब्याज भरने से अच्छा है मैं ब्याज को कम कर दूं, जो कुछ अर्निंग आ रही है वो मेरे खीसे में रखूंगा, या जिस अगर मैं पब्लिकली जाता हूँ तो पब्लिक को अर्निंग का बेनिफिट मिलेगा। कैसे? तो बोले मैं उनको अपने शेयर्स दूंगा। मतलब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, मतलब यू आर गेटिंग लिंक टू द कंपनी, आप कंपनी के पार्टनर बनते हो। तो अमाउंट ऑफ परसेंटेज दैट यू आर परचेजिंग फॉर द कंपनी, वो उसका आप पार्टनर बनते हो। अभी लाखों करोड़ों के शेयर्स या तो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं मार्केट में अलग अलग कंपनीज में। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिस कंपनी का पब्लिक के पास शेयर कम है वो कंपनी ज्यादा बेनिफिशियरी होती है। ये एक स्टेटमेंट याद रखना। तो ओवरऑल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात की। अब आते हैं बेसिकली रिस्क के तौर पे। हम मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें दो टाइप के रिस्क सामने आते हैं। एक होता है ऑब्वियसली, या तो उसको बोलते हैं रियलिस्टिक रिस्क। रियलिस्टिक रिस्क क्या है कि भाई मैं शेयर मार्केट में ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 2008 का समय ले लो या 2019 का समय ले लो, जब कोविड के वक्त पूरा मार्केट की सिचुएशन डामाडोल हो गई, तो कोई भी बंदा जो हाई नॉच शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ होगा, जैसे HDFC, रिलायंस, उन सभी के शेयर्स के प्राइसेस गिरे हुए थे। तो वहाँ पे वो रियलिस्टिक रिस्क के साथ सभी लोग के पोर्टफोलियो में डेंट पड़ा था। मतलब वो मार्केट की मूवमेंट की वजह से जो रिस्क होता है उसको रियलिस्टिक रिस्क बोलते हैं। तो दूसरा रिस्क होता है इलास्टिक या तो इन रियलिस्टिक रिस्क, उसको बीटा रिस्क भी बोलते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट में या तो एनवायरनमेंट में IT एक सेक्टर है, या बैंकिंग सेक्टर है, या कोई भी डिफेंस एक सेक्टर है, जिनके अलग अलग शेयर्स मार्केट सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल। तो डिफेंस सेक्टर्स के शेयर्स क्या निफ्टी 50 का के जो इंडेक्स है उसकी बढ़ोतरी और घटोतरी से कम होंगे, ज्यादा होंगे क्या? तो जो फैक्टर, जिस फैक्टर से किसी भी एक सेगमेंट के शेयर्स मूव करते हैं उसको रिलेटिव रिस्क या तो इन रियलिस्टिक रिस्क बोलेंगे, उसको बीटा रिस्क भी बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि HAL का एक शेयर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जो कि डिफेंस सेक्टर का एक शेयर है। तो क्या वो निफ्टी 50 में अवेलेबल है वो शेयर? तो बोले नहीं। तो मतलब अगर HAL का शेयर निफ्टी 50 बढ़ेगा तो बढ़ेगा क्या? तो बोले हाँ, सो फॉर बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि निफ्टी 50 के कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने HAL में इन्वेस्ट किया था। अगर वो शेयर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली HAL का शेयर भी बढ़ेगा। और देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन। उसको डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं बोलते, उनको इन रियलिस्टिक, ई रियलिस्टिक या तो रिलेटिव रिस्क बोलते हैं, उसको बीटा रिस्क बोलते हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि अगर बीटा की वैल्यूएशन एक है, यूनिट 1 है, दैट मीन्स विद मार्केट ग्रो उतने परसेंट से ही आपका शेयर बढ़ता है, तो उसको बीटा 1 बोलेंगे। मार्केट डाउन होता है तो उतने परसेंट से आपका शेयर डाउन होता है, तो उसको बीटा 1 बोलेंगे। एक दूसरा बीटा होता है मोर देन 1। जो शेयर्स वोलेटाइल रहते हैं, जिसका बीटा greater than 1 होता है, उनका रिलेटिव ग्रोथ विद रेफरेंस टू द मार्केट मूवमेंट इज हाई कंपेरेटिवली। मतलब मार्केट 100 पॉइंट बढ़ेगा तो वो शेयर आपका 1000 पॉइंट भी बढ़ सकता है, तो उसका बीटा जो है more than 1 रहता है। वो वैसे वर्षा भी, अगर मार्केट टूटेगा तो उसका डी ग्रोथ का चांस भी उतना परसेंट से होता है। मतलब हाई बीटा वाले शेयर्स जो है वो रिस्की शेयर्स होते हैं। तीसरा एक एसेट क्लास भी होता है लेस देन 1 बीटा वाला। मतलब उसको मार्केट के मूवमेंट से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एग्जांपल दिया था HAL शेयर का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसका बीटा 1 से कम है क्योंकि
मार्केट इंडेक्सेस या मार्केट के मूवमेंट की वजह से एचएएल के भाव में बढ़ोतरी घटोतरी तो होती है, पर उतने रेट से नहीं होती जितना मार्केट के मूवमेंट के हिसाब होता है वैसे। तो उसमें बीटा रिस्क जो है इन रियलिस्टिक रिस्क कम रहता है। तभी रिस्क समझाने का मतलब क्या है कि भाई अच्छा तो ये रिस्क है, तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि ये रिस्क मिटिगेट हो। तो बोले आपको अकाउंट में कितने शेयर्स होने चाहिए। अगर किसी के अकाउंट में 15 शेयर्स जो होते हैं, 15 से 20 शेयर्स जो है आपके बीटा रिस्क को मिटिगेट करता है। मतलब अगर आप अलग अलग एसेट क्लास के अलग अलग शेयर्स लेंगे तो उसमें आपका जो इन रियलिस्टिक या तो मार्केट रिस्क है विद रेफरेंस टू मार्केट रिस्क बीटा रिस्क वो नलीफाई होता है। इसका अर्थ समझते हैं। आपने मान लो रिलायंस, आपके पास अकाउंट में रिलायंस के शेयर्स हैं जो कि ऑब्वियसली निफ्टी 50 का शेयर है, तो उसका जो बीटा है वो ऑब्वियसली एक के आसपास होगा या एक से ज़्यादा हो सकता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो। और आपने कोई एक मिड कैप कंपनी का या स्मॉल कैप कंपनी का एक शेयर उठाया जिसका बीटा रिस्क हमेशा ज़्यादा रहता है। मिड कैप और स्मॉल कैप्स का बीटा रिस्क जो है ज़्यादा रहता है। तो मतलब ये हुआ कि मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से आपका पोर्टफोलियो कितना हिलेगा, दैट क्रिएट्स योर बीटा रिस्क मैनेजमेंट। तो जो रिस्क मैनेजमेंट की हम मार्केट में बात कर रहे हैं, जबकि आपका एक पोर्टफोलियो तैयार होगा 15-20 शेयर्स का, वो आपके बीटा रिस्क को मिटिगेट करने के लिए होता है। इसीलिए मार्केट में जब आप पैसा लेके आते हो तो जो अमाउंट लेके आते हो, मैंने वो बताया कि वही अमाउंट लेके आनी है जिसको आप लूज करने का एपिटाइट दर्शा रहे हैं। मतलब वो पैसा जा ही रहा है, जाने ही वाला है, ऐसा समझ के इन्वेस्ट करना है। तभी आप मार्केट में पैसा लेके आओगे, वो ही पैसा इन्वेस्ट करोगे और वो मिनिमम 10 शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे और एट मैक्स 15 से 20 शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे। ऐसा करने पर आपका मार्केट का रिस्क कवर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आप मार्केट में मान लो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या सभी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या एक ही शेयर में डाल दोगे। तो मैंने नहीं, पहले बताया कि रिस्क कवर करने के लिए 15 से 20 शेयर्स होने चाहिए, बट पोर्टफोलियो ग्रो करने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए मिनिमम 10 शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और 10 शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बोले हर एक शेयर में आपको 10-10 हज़ार रुपया डालना है। अगर रिलायंस का भाव 2500 रुपया है तो 10 हज़ार रुपये में ऑब्वियसली 4 शेयर्स आएंगे। तो रिलायंस में आप 10 हज़ार रुपया डालोगे, ना कि 400 शेयर्स के इक्वलेंट रुपया। ओके, तो किसी भी शेयर में आपको 10 हज़ार रुपये का एक बकेट तैयार करना है। अब बकेट तैयार करने के बाद क्या, तो बोले जब हम जो कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हैं मार्केट के डायनेमिक्स के हिसाब से, उसमें मैक्सिमम रिस्क 7% लेंगे और मिनिमम गेन 30% लेंगे। तो जो कोई सजेशंस हम इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं उसमें आपको स्टॉप लॉस और गेन के बारे में लिखा जाता है। तो बोले स्टॉप लॉस मतलब क्या है, स्टॉप लॉस मतलब वहाँ पे स्टॉप कर देना है, उस शेयर को बेच देना है, उसको लॉस करने से रोक देना है। दैट मीन्स अगर मैंने 10 हज़ार रुपया इन्वेस्ट किया, उसका 7% स्टॉप लॉस है, अगर मेरा पोर्टफोलियो में वो शेयर 9300 रुपीज टच हो गया तो आई विल सेल दैट शेयर एंड टेक आउट द मनी फ्रॉम द मार्केट। वो मनी मार्केट में से पैसा मैं उठा लूँ। अदर वे अराउंड मैं रिवॉर्ड के लिए कितने परसेंट रिवॉर्ड के लिए काम करता हूँ, बोले 30% रिवॉर्ड के लिए। अब ये थंब रूल क्यों काम में आता है, इससे क्या होगा, अगर आप ये सिस्टमेटिक थंब रूल अपना लेते हो तो आपका पोर्टफोलियो जो है ओवर अ पीरियड अच्छे परसेंट से ग्रो होता है। कैसे ग्रो होता है, मैंने यहाँ एक 3 कैटेगरी के एग्जांपल्स लिए। बोले मैंने 10 शेयर्स में अलग अलग 10 शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसमें एक एक टाइम ऐसा आया कि 7 शेयर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए और 3 शेयर्स के टारगेट हिट हो गए। टारगेट मतलब मैंने 30% के हिसाब से 3000 प्रॉफिट लेना है और 7% के हिसाब से 700 रुपया लॉस लेना है। ऐसा किया तो भी मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव 4.1% दिखता है। अभी यही कंडीशन हम और अच्छी बनाते हैं जहाँ पे 5 स्टॉप लॉस हिट हुए, 5 टारगेट हिट हुए, तो आपका टारगेट का रेशियो बढ़ के 11.5% रेट ऑफ रिटर्न छोड़ता है। सेम वे अगर 3 ही स्टॉप लॉस हिट होते हैं और 7 टारगेट हिट होते हैं
तो मेरा 18.9% से पोर्टफोलियो ग्रो होता है। अब आप इन्फ्लेशन रेट के अगेंस्ट में अब सिनारियो देखें तो ये पोर्टफोलियो अगर 18.9% से, मैं बोलता हूँ ये पोर्टफोलियो 6 महीने में ही बन सकता है अगर ग्रो कर रहा है। तो यू हैव फेयर चांस टू ग्रो योर अकाउंट एट एक्सपोनेंशियल रेट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। इसका अर्थ ये हुआ कि मार्केट में आप अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्गर पीरियड के लिए तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो सकता है। एक उसका दूसरा फ्लिप साइड बताता हूँ, हाउ नॉट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। इसका एक ये एग्जाम्पल है। अगेन मैंने पहले बोला था कि हमने 10,000 रुपये करके इन्वेस्ट करके डालने हर एक शेयर में। और कोई एक बंदा है बोले मुझे रिलायंस बड़ा पसंद पसंद है तो उसके मैं 20,000 के शेयर लूंगा। बोले HDFC पसंद है मैं उसके 25,000 के शेयर लूंगा। और बजाज फिनसर्व मुझे पसंद है तो 12,000 के शेयर लूंगा। अब यहाँ पे कंडीशंस देखो कि मैंने अनइवन बकेट्स में पैसे डाले। अब वही कंडीशंस मैंने लगाई जहाँ पे 7% स्टॉप लॉस और 30% गेन के टारगेट के साथ हम आगे बढ़े। तो पहली कंडीशन जहाँ पे मेरा 7 शेयर्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ, 7 शेयर में स्टॉप लॉस हिट हुआ और 3 शेयर में गेन मिला है मुझे। पर आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो गेन फैक्टर्स यहाँ पे मिटिगेट हो गया। इसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो जो है नेगेटिव रिटर्न में चला गया। तो मैं बोलता हूँ चलो मेरी कंडीशंस अच्छी रही तो 5 स्टॉप लॉस हिट हुए और 5 का गेन हिट हुआ। तो वो अराउंड 5% के हिसाब से पोर्टफोलियो बढ़ गया। बट यहाँ पे भी ये देखने वाली बात है कि जो एक हाई रिस्क वाला शेयर था उसमें असेट्स में शामिल था, इस वजह से यहाँ पे पोर्टफोलियो। तीसरी कंडीशन आप बोलते हैं कि भाई मेरे 3 ही स्टॉप लॉस हिट हुए बाकी के टारगेट्स हिट हुए, यहाँ 17% रेट ऑफ रिटर्न छूट रहा है। बट एक और कंडीशन हम देखते हैं इसमें कि यही कंडीशन, बट इसमें कौन सा शेयर का स्टॉप लॉस हिट होता है, कौन सा शेयर का टारगेट हिट होता है। अब मान लेते हैं कि जो शेयर हाई वैल्यूएशन वाले लिए उसके अगर स्टॉप लॉस हिट होंगे तो क्या होगा। पूरे पोर्टफोलियो में 3 ही शेयर है जिनके मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए। ये -1750 की जो वैल्यूएशन है, अगर ये मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और 840 की वैल्यूएशन जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और बाकी के टारगेट हिट हुए, बाकी के टारगेट्स मतलब 3,000 का टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे 1,500 है और 10 में से 7 के टारगेट हिट हुए, फिर भी मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 9% बढ़ा। और इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आप देखो ये पोर्टफोलियो अगर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखोगे यहाँ पे ग्रोथ पाथ इन्फ्लेशन को बीट करने के लायक भी नहीं, क्योंकि आपको टैक्सेस में ही वो पैसे चले जाएंगे। या मेजरली 9% अगर रेट ऑफ रिटर्न है आपके एसेट क्लास का अगेंस्ट ऊपर के 17% के हिसाब से, वही अनइवन रेट ऑफ रिटर्न है। अनइवन रेट ऑफ रिटर्न ये बता रहा हूँ कि अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करते हैं तो अपना ग्रोथ पाथ है 19% के साथ। और इस इम्पैक्ट ऑफ अनइवन पोर्टफोलियो है with a volatility in other parts also 8 to 9% रिटर्न छोड़ता है। अगर मेरे ये बड़े वाले शेयर्स ही चल रहे हैं और छोटे वाले शेयर्स नहीं चल रहे तो भी वो एडवर्स या तो अच्छी इम्पैक्ट आएगी पोर्टफोलियो में, बट उसमें जब स्टेगनेंसी आएगी या और फैक्टर्स आएंगे तो आपके बीटा रिस्क की वजह से आपका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो पोर्टफोलियो ग्रो करने के लिए सिंपल सा है, सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करो और अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ाते चलो। अभी इसमें रिस्क है तो 700 रुपये का रिस्क लेके अगर मैं पोर्टफोलियो में से 9300 के शेयर्स, अगर 10,000 इन्वेस्टेड है 9300 वैल्यूएशन पे शेयर्स निकाल ले रहा हूँ तो क्या मैं 3,000 के प्रॉफिट के साथ, मतलब 13,000 हिट हुआ तो क्या प्रॉफिट बुक कर लूंगा।
तो नहीं, प्रॉफिट बुक करने के लिए देर आर अदर एस्पेक्ट्स टू बी वॉच्ड, वो हम बाद में सीखेंगे। थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी।